everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel please do not forget to subscribe our amazing channel। और आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। इस चैप्टर से पहले हमने वाटर चैप्टर को काफी डिटेल में डिस्कस किया है और उनसे काफी सारी चीजें सीखी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, टाइट्रेशन कब सीखा है, जो कि हमें यूज होगा किस चीज में, अमाइनो एसिड के टाइट्रेशन कर्व को समझने में। इस चैप्टर की खास बात यह है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इन सब पे कमांड करना है तो आपको बायोमॉलिक्यूल्स पे कमांड होना ही चाहिए। और बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स में टोटल 4 चैप्टर्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये 4 चैप्टर पे अगर आपका कमांड है तो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी स्ट्रांग होगा। इस चैप्टर की खास बात यह है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलमोस्ट सारे स्टैंडर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही हैं। सारे एग्जाम इस चैप्टर को टच करते ही हैं। इस चैप्टर में टोटल हमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं और सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। सारे टॉपिक ऑलमोस्ट टच किया जाता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अमाइनो एसिड्स। सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करें तो इट इज वर्किंग विथ प्रोटीन्स, देन कोवैलेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड देन प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड इवोल्यूशन। सो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अमाइनो एसिड्स। इस टॉपिक में हमें 2 चीजें पढ़नी है। पहला जो चीज पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो है टाइट्रेशन कर्व। सो फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है टाइट्रेशन कर्व। और ये दोनों के दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे ये वाला टॉपिक हो या फिर ये टॉपिक हो। ऑलमोस्ट ये दोनों टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो इस 2 टॉपिक को हम 2 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे डिटेल में एंड देन टाइट्रेशन कर्व पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। बट अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का क्या है, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। सो बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स टोटल 4 पढ़ने हैं। फर्स्ट इज द प्रोटीन्स। सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो सेकेंड वन है कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन है कार्बोहाइड्रेट। थर्ड की अगर हम बात करें तो इट इज लिपिड एंड फोर्थ वन इज द न्यूक्लिक एसिड। ये 4 बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं बायोकेमिस्ट्री में। आउट ऑफ 4 बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इट इज अ मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकरिंग इन ऑल सेल्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा है। ये सारे सेल्स में होते हैं और सेल्स के सारे पार्ट्स में होते हैं। सारे सेल्स का मतलब क्या हुआ, ये सब तरह के सेल्स में होंगे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगल सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल्स हो। इवन प्लांट सेल में भी चाहे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो, परमानेंट सेल्स हो, सारे सेल्स में होंगे। अगर एनिमल सेल की बात करें तो चाहे वो इपिथेलियल सेल्स हो, मसल सेल्स हो, न्यूरल सेल्स हो या फिर कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हो, ये सारे सेल्स में होंगे। किसी भी टाइप का सेल्स होगा सारे सेल्स में प्रेजेंट होंगे। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल के सारे पार्ट में होंगे। सपोज दैट कि ये सेल है, सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो स्पेस इनक्लोज होते हैं उसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इनके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को दोनों को कंबाइंडली बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल की अगर हम बात करें तो वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में होते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं। देन गोल्गी एपरेटस, देन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल हैं। वहीं पे राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल की बात करें तो वो क्या है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स हैं। सो सेल का ये सारे पार्ट्स हैं और ये सेल के सारे पार्ट में प्रोटीन्स होते हैं, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे साइटोप्लाज्म हो, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हो, ये सेल के सारे पार्ट में होते हैं। स्पेशली अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर के बने होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर के बने होते हैं, बट इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। लिपिड बाई लेयर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स भी इम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अलावा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से भी अटैच होते हैं, लिपिड से भी अटैच होते हैं। जो प्रोटीन से अटैच होते हैं उस स्ट्रक्चर को ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, जब वो लिपिड से अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली सेल सेल रिकॉग्निशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो प्रोटीन्स अकरिंग इन ऑल सेल्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स हमने अच्छे से समझा। नाउ प्रोटीन्स ऑल्सो अकर इन ग्रेट वेराइटी, मीन्स प्रोटीन अगर एक सेल की बात करें तो इस सेल में प्रोटीन एक तरह का नहीं होगा, दो तरह का नहीं होगा, तीन तरह का नहीं होगा, ये बहुत सारे तरह के होते हैं। मीन्स वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि फंक्शन में भी डिफरेंट होते हैं। मीन्स इनका बायोलॉजिकल फंक्शन में भी काफी डाइवर्सिटी शो करता है। कुछ प्रोटीन्स एंटीबॉडीज होते हैं, कुछ प्रोटीन्स इंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो बहुत सारा तरह के प्रोटीन्स होते हैं। मीन्स इनका फंक्शन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शो करता है। Thousands of different kinds ranging in size from relatively small peptides to huge polymers with molecular weight in millions. Means अगर molecular weight के बेसिस पे सोचा जाए तो प्रोटीन्स काफी तरह के होते हैं। स्मॉल प्रोटीन भी होते हैं, स्मॉल मोलिकुलर वेट वाले प्रोटीन भी होते हैं एंड हाई मोलिकुलर वेट वाले प्रोटीन भी होते हैं जो कि एक सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। मोर ओवर इसके अलावा प्रोटीन्स एग्जिबिट इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने समझाया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? बायोलॉजिकल फंक्शन में डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि प्रोटीन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। एंटीबॉडीज हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं, इंजाइम्स हो सकते हैं एंड उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज इंजाइम्स and are the most important final products of information pathway. Important point, ये प्रोटीन जो होते हैं इंफॉर्मेशन पाथवे का फाइनल प्रोडक्ट होता है। सो अब सवाल ये है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पाथवे कैसे है? आप सबने सेंट्रल डॉगमा का नाम सुना होगा। सेंट्रल डॉगमा की अगर हम बात करें तो सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है? सेंट्रल डॉगमा कि अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो किस में होता है? डीएनए में। डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। अब ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा, दैट इज एमआरएनए, एंड एमआरएनए कन्वर्ट होगा किस चीज में? प्रोटीन में। सो डीएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वहीं पे एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोटीन है यही एक्सप्रेस करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को। दैट्स वाई प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
final product of information pathway. Next, proteins are the molecular instruments through which genetic information is expressed. Relatively simple monomeric subunits provide the key to the structure of thousands of different proteins. All proteins, whether from the most ancient lines of bacteria or from most complex forms of life, are constructed from the same ubiquitous set of 20 amino acids covalently linked in a characteristic linear sequences. Now मैं अब आपको ये चीजें सिखाती हूँ. जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स. क्या बोलते हैं? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स. और नेचर में जो कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं, कॉमन अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 होते हैं. कॉमन अमाइनो एसिड्स नेचर में सिर्फ और सिर्फ 20 होते हैं और यही 20 अमाइनो एसिड्स सारे प्रोटीन्स को बनाते हैं बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट सीक्वेंसेस. चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, सब में यही 20 अमाइनो एसिड्स होंगे जो प्रोटीन को बनाएंगे इन ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट सीक्वेंसेज. नाउ अब ये प्रोटीन अरेंज कैसे होता है? सपोज दैट कि एक स्फीयर को हम एक अमाइनो एसिड मानते हैं. अब ये दूसरे स्फीयर को दूसरा अमाइनो एसिड मानते हैं. ये दोनों कैसे जुड़ा होगा? ये दोनों एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा. अब ये जो दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा. तीसरा अमाइनो एसिड चौथा अमाइनो एसिड से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा. अब सवाल ये है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है क्या? इस कोवैलेंट बॉन्ड को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. मीन्स अमाइनो एसिड्स एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड. Because each of these amino acids has a side chain with distinctive chemical properties, this group of 20 precursor molecules may be regarded as the alphabet in which language of protein structure is written. Means amino acids are alphabet for the language of protein. So protein की अगर हम बात करें तो अगर प्रोटीन का बेसिकली अमाइनो एसिड्स क्या है? इट इज रिगार्डेड एज ए अल्फाबेट. अगर कोई हम वर्ड लिखते हैं, जैसे सपोज दैट कि हमने प्रोटीन लिखा. क्या लिखा? हमने प्रोटीन लिखा. सो प्रोटीन में हमने क्या लिखा? ये अल्फाबेट है. ये सारे अल्फाबेट है. प्रोटीन वर्ड लिखने के लिए हमें अल्फाबेट की जरूरत पड़ी. उसी तरह जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो हम अल्फाबेट यूज करते हैं वो यूज करते हैं अमाइनो एसिड्स. दैट्स व्हाई अमाइनो एसिड्स आर रिगार्डेड एज अल्फाबेट इन विच लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज रिटेन. सो प्रोटीन स्ट्रक्चर का जो लैंग्वेज होता है उसका अल्फाबेट क्या होगा? अमाइनो एसिड्स होंगे. What is most remarkable is that cells can produce proteins with strikingly different properties and activities by joining the same 20 amino acids in many different combinations and sequences. So आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जो नेचुरल अमाइनो एसिड्स हैं, कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं, वो कितने हैं? वो है 20. और प्रोटीन की अगर वैरायटी की बात करें तो प्रोटीन की वैरायटी मिलियंस में है. सो ये 20 अमाइनो एसिड्स इतने सारे प्रोटीन कैसे बनाते हैं? ये 20 अमाइनो एसिड्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट सीक्वेंसेस के बेसिस पे ये सारे प्रोटीन्स बनाते हैं. From these building blocks, different organisms can make such widely diverse products of enzymes, hormones, antibodies, transporters, muscle fibers, lens protein of the eye, feathers, spider webs, rhinoceros horn, milk proteins, antibiotics, mushroom poisons, myriad other substances have distinct biological activity. Means यही 20 amino acids ये सारे proteins बनाते हैं जिनकी biological activities different होती है. Among these proteins, इन proteins में से जो enzymes होते हैं वो most varied and specialized होते हैं. enzymes के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे.
Virtually all cellular reactions are catalyzed by enzymes. So हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जितने तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंजाइम कैटालाइज होते हैं। एंड एंजाइम्स आर एक्सक्लूसिवली प्रोटीन एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। जैसे राइबोन्यूक्लियेज की बात करें तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, लेकिन वो प्रोटीन के नहीं, आरएनए के बने होते हैं। इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में क्या बता रहा है? इस डायग्राम में प्रोटीन्स के कुछ फंक्शंस बता रहे हैं। ए फिगर की अगर बात करें तो इट इज लाइट प्रोड्यूस्ड बाय फायरफ्लाइज इज द रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग द प्रोटीन लूसीफेरिन एंड एटीपी कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम लूसीफरेज। ये जो फायरफ्लाइज है, फायरफ्लाइज क्या कर रहा है? लाइट प्रोड्यूस करता है। लाइट प्रोड्यूस कैसे होता है? लाइट प्रोड्यूस होने की वजह, इसके पीछे रीजन ये है कि एक प्रोटीन है जिसको लूसीफेरिन बोलते हैं। लूसीफेरिन जब एटीपी से रिएक्शन करता है तो वो लाइट प्रोड्यूस होता है एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम लूसीफरेज। नाउ सेकेंड फिगर की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एरिथ्रोसाइट्स है। एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसीज भी बोलते हैं। आरबीसीज इज बेसिकली रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होते हैं? बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। दैट्स वाई इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन की हेल्प ली जाती है और वो प्रोटीन क्या होता है? हीमोग्लोबिन। सिमिलरली मसल्स में मायोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्रोटीन केराटिन फॉर्म्ड बाय ऑल वर्टिब्रेट्स इज द chief structural component of hair, scales, horn, pulse, nails and feathers. The black rhinoceros is in nearly extinction in the wild because of belief prevalent in some parts of the world that a powder derived from its horn has एफ्रोडीजिएक प्रॉपर्टीज। इनके हॉर्न से जो पाउडर डिराइव होता था वो क्या था? एफ्रोडीजिएक प्रॉपर्टी, जो इसके एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। In reality, the chemical properties of powdered rhinoceros horn are no different from those of powdered bovine hooves और human fingernails, जो कि इन सबसे डिफरेंट नहीं था केमिकली एक्चुअली में। नाउ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अमाइनो एसिड्स बेसिकली प्रोटीन का मोनोमर है एंड प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विथ ईच अमाइनो एसिड रेजिड्यू ज्वाइंट टू इट्स नेबर बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। सो अभी हमने डिस्कस किया था, सपोज दैट एक स्फीयर को एक अमाइनो एसिड मानते हैं, दूसरे स्फीयर को दूसरे अमाइनो एसिड मानते हैं। दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड दिस इज द सेकेंड अमाइनो एसिड। ये दो अमाइनो एसिड एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इस कोवैलेंट बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। एंड दूसरा अमाइनो एसिड तीसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा, तीसरा अमाइनो एसिड चौथे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा बाय पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ये अमाइनो एसिड लिखा है, यहाँ पे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, यहाँ पे अमाइनो एसिड रेजिड्यू लिखा है। सो व्हाट इज रेजिड्यू? रेजिड्यू का मतलब होता है कि जब ये एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं ये अमाइनो एसिड्स के ही पार्ट हैं। अब हम वो समझते हैं कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। सपोज दैट कि ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड। सो दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड। जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है मैं आपको बाद में समझाती हूँ। नाउ दूसरे अमाइनो एसिड्स का अगर स्ट्रक्चर बना है तो वो कुछ इस तरह से होगा। दिस इज द अनदर अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे हो जाएंगे NH2 एंड यहाँ पे हो जाएगा R2 एंड दिस इज द हाइड्रोजन। अब ये एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बॉन्ड कैसे बनाता है? एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका OH और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, ये क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल, और ये रिलीज होता है और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा?
इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सो जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से रिएक्शन करता है, दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच होता है, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और बेसिकली दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होता है। सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या ये रिवर्स रिएक्शन भी होता है? यस, ये रिवर्स रिएक्शन भी होता है। जब ये पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड अगर कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस होते हैं। सो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल यूज हो जाएगा। सो कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस दोनों रिवर्स प्रोसेस है। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है, सो जो ये पेप्टाइड है ये बेसिकली डाइपेप्टाइड हुआ क्योंकि दो अमाइनो एसिड्स है। सो इस डाइपेप्टाइड में एक अमाइनो एसिड को क्या बोलेंगे, रेजिड्यू बोलेंगे। ईच अमाइनो एसिड को रेजिड्यू बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया है। सो द टर्म रेजिड्यू रिफ्लेक्ट्स द लॉस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर व्हेन वन अमाइनो एसिड इज ज्वाइंट टू अनदर। सो जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से ज्वाइंट होते हैं तो वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। इसीलिए पेप्टाइड में कभी भी अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, वहां पे अमाइनो एसिड रेजिड्यू बोलते हैं। Proteins can be broken down or hydrolyzed to their constituent amino acids by a variety of methods, and the earliest studies of proteins naturally focus on the free amino acids derived from them. Now 20 different amino acids are commonly found in proteins. प्रोटीन्स में 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये आपको गांठ बांध लेना है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि जो कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 होते हैं। द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड वाज एस्पराजीन। जो 20 अमाइनो एसिड्स में फर्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हुआ था वो एस्पराजीन हुआ था और ये 1806 में हुआ था। लेकिन जो लास्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर हुआ था वो थ्रियोनिन हुआ था और ये 1938 में हुआ था। ऑल अमाइनो एसिड्स हैव देयर ट्रिवियल और कॉमन नेम्स। सारे अमाइनो एसिड्स के कॉमन नेम्स भी होते हैं। अगर एस्पराजीन की बात करें तो एस्पराजीन सबसे पहले किस में फाउंड हुआ था, एस्पारगस में। ग्लूटामेट की बात करें तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाइड हुआ था व्हीट ग्लूटीन से। टायरोसिन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ था चीज से एंड इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टायरोस चीज। और ग्लाइसिन, ग्लाइकोस मतलब होता है शुगर बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट। अमाइनो एसिड्स शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। अमाइनो एसिड्स की बात करें तो जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं सारे के सारे कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर शो करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सारे के सारे अमाइनो एसिड्स अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड्स का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो एक कार्बन है जो कि काफी खास है। ये कार्बन बहुत ही खास है। इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अब इस कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो वो अमाइनो ग्रुप होता है। तीसरे सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो वो हाइड्रोजन होता है एंड चौथे सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो वो आर ग्रुप होता है। सो जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड्स में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन होता है। ये सारे में सेम होता है, डिफर करता है सिर्फ आर ग्रुप में। लेकिन ग्लाइसिन की अगर बात करें तो ग्लाइसिन में ये जो आर ग्रुप होता है वो अनदर हाइड्रोजन होता है। मीन्स ग्लाइसिन में सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं 4 सब्स्टिट्यूएंट्स में से, लेकिन बाकी जो अदर अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें ये आर ग्रुप डिफर करता है। आर ग्रुप की अगर हम बात करें तो आर ग्रुप का स्ट्रक्चर डिफर करता है। आर ग्रुप का क्या डिफर करता है, स्ट्रक्चर डिफर करेगा, साइज डिफर करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज डिफर करता है। स्ट्रक्चर, साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज डिफर करता है और इन डिफरेंस की वजह से इस अमाइनो एसिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी डिफर होती है। मीन्स कुछ अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक होंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक होंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स पोलर होंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स नॉन पोलर होंगे। ये तो हो गया कि
सारे 20 अमाइनो एसिड्स में क्या डिफरेंस है। नाउ अब मैंने ये बताया कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स को अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ये अल्फा अमाइनो एसिड्स क्यों बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12th में पढ़ा जाता है, तो उसमें आपने नोमेनक्लेचर सीखा होगा। तो नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो कैसे करते हैं, या तो नंबरिंग सिस्टम करते हैं या तो ग्रीक लेटर सिस्टम करते हैं। सो ये बेसिकली अल्फा इज ए ग्रीक वर्ड, सो यहाँ ग्रीक लेटर सिस्टम है। सो इसमें क्या होता है, जो कार्बोक्साइलिक ग्रुप है, जो कार्बोक्साइलिक ग्रुप है, कार्बोक्साइलिक ग्रुप के बगल में जो कार्बन है, मीन्स कार्बोक्साइलिक ग्रुप के कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और इसके बाद जो कार्बन होगा उसको बीटा कार्बन, बट इसमें है नहीं। सो इस कार्बन के बगल में जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। और इसी अल्फा कार्बन से अमाइनो ग्रुप भी अटैच है एंड कार्बोक्साइलिक ग्रुप भी अटैच है। कार्बोक्साइलिक ग्रुप इज बेसिकली कार्बोक्साइलिक एसिड। सो अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है, इसीलिए इसको अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं। अमाइनो रिप्रेजेंट्स दिस एंड एसिड रिप्रेजेंट दिस है। सो ऑल अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स है। और सारे अमाइनो एसिड्स में सिर्फ आर ग्रुप का डिफरेंस होता है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट सेम होते हैं। और आर ग्रुप का जो डिफरेंस होता है वो स्ट्रक्चर में डिफर करता है, साइज में डिफर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में डिफर करता है। और इन तीनों के डिफरेंस की वजह से उस अमाइनो एसिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड वाटर में सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। यही चीज इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सो इस पैराग्राफ को हम समझते हैं। All 20 of the common amino acids are alpha amino acids. They have a carboxyl group and amino group bonded to the same carbon atom, that is alpha carbon atom. Means alpha carbon atom पे amino group भी होगा and carboxylic group भी होगा. They differ from each other in their side chain, that is R group. R group is basically side chain. Means सारे 20 amino acids में सिर्फ R group vary करेगा, which vary in structure, size and electric charge, and which influence the solubility of amino acids in water. Means R group किस किस चीज में डिफर करेगा, स्ट्रक्चर में, साइज में, इलेक्ट्रिक चार्ज में डिफर करेगा। और ये क्या करता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। In addition to these 20 amino acids, there are many less common ones. Some are residue modified after a protein has been synthesized. Other are amino acids present in living organisms but not as a constituents of proteins. क्या सेल में सिर्फ यही 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं? यहाँ पे प्रोटीन के कंपोनेंट्स में ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, बट कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के कंपोनेंट नहीं होते हैं, बट वो होते हैं अमाइनो एसिड्स। Common amino acids of proteins have been assigned 3-letter abbreviation and 1-letter symbol. जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं उसको 3-letter abbreviation से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड 1-letter symbol से भी रिप्रेजेंट करते हैं, which are used in shorthand in the indicate the composition and sequence of amino acids in polymerized proteins. This is the table that shows many important data. पहला 3-letter abbreviation of each amino acid and 1-letter symbol of each amino acid, then molecular weight of each amino acid, then pK values. There are 3 pK values, pK1, pK2 and pKr. pK1 is for carboxylic group, pK2 is for amino group and pKr is for R group. Then pi value, then hydropathy index. So अभी हम सिर्फ इस चीज पे फोकस करेंगे कि कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, उनका 3-letter सिस्टम क्या है एंड 1-letter सिंबल क्या है, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। पीके वैल्यू को हम जब टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में इसको समझेंगे कि पीके वैल्यू क्या होता है, पीआई वैल्यू क्या होता है, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे कि हाइड्रोपैथी इंडेक्स क्या होता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे सीएसआर हो या फिर गेट हो। सो
अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड्स टोटल 20 है। पहला है जो ग्लाइसिन है, अलानिन है, प्रोलीन है, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन, फिनाइल अलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्प्राजीन, ग्लूटामिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ग्लाइसिन का 3 लेटर एब्रिविएशन, जितने भी अमाइनो एसिड है सबका 3 लेटर एब्रिविएशन फर्स्ट 3 लेटर है, सबका 3 लेटर एब्रिविएशन फर्स्ट 3 लेटर है। वहीं पे 1 लेटर सिंबल की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि सारे अमाइनो एसिड्स का 1 लेटर सिंबल उनका फर्स्ट लेटर नहीं है। ग्लाइसिन का G जो कि फर्स्ट लेटर है, अलानिन का A, प्रोलीन का P, वैलिन का V, ल्यूसीन का L, आइसोल्यूसीन का M, मिथियोनिन का M। सो इन अमाइनो एसिड्स का जो सिंबल है फर्स्ट लेटर वो फर्स्ट लेटर है। नाउ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स का फिनाइल अलानिन को P से नहीं बल्कि F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो F आता है स्टार्टिंग में, इसलिए फिनाइल अलानिन। टायरोसिन को T से नहीं जबकि Y से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिप्टोफान को W से रिप्रेजेंट करते हैं। सेरीन को S से, थ्रियोनिन को T से, सिस्टीन को C से, एस्प्राजीन को N से, ग्लूटामिन को Q से, लाइसिन को K से, हिस्टिडीन को H से, अर्जिनिन को R से, एस्पार्टेट को D से एंड ग्लूटामेट को E से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइसिन का है और सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ट्रिप्टोफान का है। Two conventions are used to identify the carbons in an amino acid. अमाइनो एसिड में जो कार्बन है उसके लिए 2 कन्वेंशन यूज करते हैं। कितने कन्वेंशन यूज करते हैं? 2 कन्वेंशन यूज करते हैं। अब ये 2 कन्वेंशन क्या है? पहला कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो पहला कन्वेंशन है ग्रीक लेटरिंग सिस्टम। पहला कन्वेंशन क्या है? ग्रीक लेटरिंग सिस्टम। सेकेंड कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो वो है नंबरिंग सिस्टम। सेकेंड कन्वेंशन क्या है? नंबरिंग सिस्टम। सो 2 सिस्टम है जो कि अमाइनो एसिड्स में अल्फा कार्बन एटम को मींस जो अमाइनो एसिड्स में कार्बन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ग्रीक लेटरिंग सिस्टम में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब यूज होता है। नंबरिंग सिस्टम में 1, 2, 3, 4 यूज होता है। सो पहले हम समझते हैं कि ग्रीक लेटरिंग सिस्टम क्या है। सपोज दैट कि ये लाइसिन है जो कि एक अमाइनो एसिड है। लाइसिन में जो अल्फा कार्बन है ये वाला है और दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बगल वाला कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। देन उस कार्बन से जो अटैच होगा उसको बीटा कार्बन, देन उससे जो अटैच होगा गामा, देन उससे जो अटैच होगा डेल्टा एंड देन उससे जो अटैच होगा एप्सिलॉन। सो दिस इज द ग्रीक लेटर सिस्टम। नाउ नंबरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो कार्बन से मीन्स अगर एक चेन है, सपोज दैट कि ये पूरा कार्बन का चेन है, उस कार्बन के चेन में वह कार्बन जिसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का एटम अटैच हो। तो अब यहाँ पे 2 चीजें, एक तो इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, इस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच है। तो इनमें कौन सा कार्बन है जिसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो दैट्स वाई वैसा कार्बन जिसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर के सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं उसको फर्स्ट कार्बन नंबर दिया जाता है। नाउ उससे जो अटैच हुआ कार्बन उसको सेकेंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। सो दिस इज द ग्रीक लेटरिंग सिस्टम एंड नंबरिंग सिस्टम। ग्रीक लेटरिंग सिस्टम एंड नंबरिंग सिस्टम दोनों यूज किए जाते हैं और यही चीज इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। So a practice that can be confusing. The additional carbons in an R group are commonly designated beta, gamma, delta, epsilon and so forth, proceeding out from the alpha carbon. For most other organic molecules, carbon atoms are simply numbered from one end. Most of the organic molecules के लिए जो कार्बन की नंबरिंग होती है 1 इंच से होती है, giving highest priority to the carbon with the substituent containing the atom of highest atomic number.
Within this later convention, carboxyl carbon of amino acid would be C1 and the alpha carbon would be C2. नंबरिंग सिस्टम में जो C1 होगा वो कौन होगा, कार्बोक्सिलिक कार्बन, और अल्फा कार्बन C2 होगा. इन सम केसेस सच अमाइनो एसिड्स आर हेटेरोसाइक्लिक. कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हेटेरोसाइक्लिक होते हैं. सो हेटेरोसाइक्लिक R ग्रुप जो होते हैं उसको ग्रीक लेटरिंग सिस्टम से नोमेनक्लेचर करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वहां पे नंबरिंग सिस्टम यूज होता है. फॉर ऑल द कॉमन अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन. ग्लाइसिन में जो ये R होगा ये दूसरा हाइड्रोजन एटम होता है. द अल्फा कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, R ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम. मीन्स जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें अल्फा कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, कार्बोक्सिलिक, अमाइनो, R एंड हाइड्रोजन. The R group is another hydrogen atom in glycine. Glycine में ये R group is replaced by hydrogen atom. So अल्फा कार्बन की अगर हम बात करें तो कायरल सेंटर होता है. So इस स्लाइड में मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगी कि कायरल सेंटर क्या होता है, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं एंड ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है. कायरल सेंटर पहले समझते हैं, देन फिर हम इस पैराग्राफ को समझेंगे. सो पहले आते हैं कायरल सेंटर पे. कायरल सेंटर की अगर हम बात करें तो कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, सपोज दैट कि ये कार्बन है और इस कार्बन से अगर 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो उस कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन. उसको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन. वैसा कार्बन, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोई ऐसा कार्बन है उससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं. क्यों, क्योंकि कार्बन में टेट्रावैलेंसी होती है. कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है. कार्बन में 2 प्रॉपर्टी होता है जो कि क्लास 8 में ही हमें पढ़ना होता है. पहला जो प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन और दूसरा प्रॉपर्टी होता है टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी की अगर हम बात करें तो ये टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी. सो कार्बन को हमेशा 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करना होता है, तो इसीलिए इसमें 4 बॉन्ड बनते हैं. हमेशा कार्बन में 4 बॉन्ड बनता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो. कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन अपने ही एटम से एक लॉन्ग चेन बनाने का. इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे टेट्रावैलेंसी की हम बात कर रहे हैं. वैसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं. नाउ क्या ये अमाइनो एसिड कायरल कार्बन है, एंड द आंसर इज यस, क्योंकि इस कार्बन से 4 डिफरेंट तरह के सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं. सपोज दैट कि अगर इस कार्बन से चारों हाइड्रोजन अटैच है तो क्या ये कायरल कार्बन होगा, नहीं होगा. क्या इस कार्बन से अगर यहाँ पे NH2 अटैच है, यहाँ पे भी NH2 अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, क्या ये कार्बन कायरल होगा, नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर यहाँ पे COOH है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये कायरल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है. नाउ अगर इस एग्जांपल की बात करें तो इस कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो क्या ये कायरल है, यस, ये कायरल कार्बन है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन. तो क्या ग्लाइसिन में कायरल कार्बन है, ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं है, बट ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी जितने अमाइनो एसिड्स होंगे सब में कायरल कार्बन होंगे, जिसको कायरल सेंटर बोलते हैं. नाउ इनेंशियोमर. सो जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड करूंगी तो उसमें मैं स्टीरियो आइसोमर्स में डिटेल में पढ़ाऊंगी, इनेंशियोमर्स भी उसमें पढ़ना है. और ये क्यों पढ़ाऊंगी, क्योंकि गेट के सिलेबस में केमिस्ट्री भी है. सो गेट में जितना भी केमिस्ट्री है सारे टॉपिक को मैं इस चैनल पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, उसको बोलते हैं इनेंशियोमर्स. एंड ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इधर लेफ्ट और राइट रोटेट करे. अगर लेफ्ट रोटेट करता है तो उसको लेवो रोटेटरी बोलते हैं, अगर राइट रोटेट करता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं. लेफ्ट एंड राइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं. लेफ्ट को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड राइट को प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है.
सो अब हम इस पैराग्राफ को समझते हैं। द अल्फा कार्बन एटम इज थस chiral central because the tetrahedral arrangement of bonding orbitals around the alpha carbon atom and 4 different groups can occupy two unique spatial arrangement and thus amino acids have two possible stereoisomers। क्योंकि यहाँ पे sp इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 होगा, इसका शेप क्या होगा, क्योंकि sp3 है तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल शेप की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वहां पे 2 यूनिक स्पेशल अरेंजमेंट शो करता है। इसका मतलब अमाइनो एसिड्स का 2 पॉसिबल स्टेरियो आइसोमर्स है जो कि आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, इसीलिए उसे इनेंशियोमर्स बोलते हैं। And all molecules with a chiral center are optically active, that is they rotate plane polarized light either left or right। Now coming to absolute configuration। अब इसमें हम सीखेंगे अमाइनो एसिड का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल शुगर भी शो करता है, जैसे ट्रायोज हो गया, टेट्रोज हो गया, पेंटोज हो गया, मीन्स मोनोसैकराइड्स होते हैं वो शो करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एंड अमाइनो एसिड्स दे आर स्पेसिफाइड बाय डीएल सिस्टम। जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको डीएल सिस्टम से क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। डीएल सिस्टम किस पे बेस्ड होता है, डीएल सिस्टम बेस्ड होता है वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट शुगर जो कि ट्रायोजेज है, वो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि बाकी शुगर्स और अमाइनो एसिड का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये ट्रायोज होता है। दिस इज द CHO ग्रुप जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, मीन्स ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, एल्डोज है। क्योंकि ये 3 कार्बन के है तो ट्रायोज है, मीन्स ये एल्डो ट्रायोज है। अब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन पे तो एल्डिहाइड होगा। दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन जो होगा CH2OH होगा। अब ये 3 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे HOH रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान यहाँ देने वाली बात यह है कि जो ये 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन में फर्स्ट कार्बन की अगर हम बात करें तो क्या ये फर्स्ट कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इसको एक्सपेंड करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यस इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ क्या ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक तो ये, दूसरा OH और तीसरा H। इससे सिर्फ 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसलिए ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड द आंसर इज यस। ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, हाइड्रोजन है, OH है, दिस CHO है, देन CH2OH है। तो इससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इस कार्बन की बात करें तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच है। वैसा कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब उस कार्बन से 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। तो ग्लिसरल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड कार्बन जो है ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, मीन्स ये कायरल कार्बन है। और क्योंकि इसमें क्या है, 3 ही कार्बन है, मीन्स 3 कार्बन में एक कार्बन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। सो नीचे से जो सेकेंड कार्बन होगा, वैसे तो डेफिनेशन ये है कि मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन फ्रॉम CHO। मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन फ्रॉम CHO जो होगा उसमें अगर OH लेफ्ट की तरफ होगा तो उसको L ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं, और जब राइट की तरफ होगा OH तो उसको D ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। इसी के बेसिस पे अमाइनो एसिड को अलाइन करना है। जो कार्बन ये सेकेंड नंबर कार्बन है वहां पे ये अल्फा कार्बन होगा, जहां पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रखना है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करते हैं तो डायरेक्टली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। नाउ जब हम इस तरह से अलाइन करेंगे तो ये जो CH2 है, CH2OH है, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। सो जब हम इस तरह से अमाइनो एसिड को अलाइन करेंगे तो अल्फा कार्बन पे जो अमाइनो ग्रुप है
वो या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। तो जब अमाइनो ग्रुप लेफ्ट होगा तो उसको एल अमाइनो एसिड बोलेंगे, जब अमाइनो राइट होगा तो उसको डी एलानिन बोलेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल एलानिन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी एलानिन। और ये पूरे पैराग्राफ में यही चीज समझाया हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। DL system based on the absolute configuration of 3 carbon sugar glyceraldehyde मीन्स जो DL सिस्टम है वो ग्लिसरल्डिहाइड के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे दिया गया है। और इस सिस्टम को प्रपोज कौन किए थे? एमिल फिशर ने इन 1891। Fisher knew that what groups surround the asymmetric carbon of glyceraldehyde but had to guess at their absolute configuration. His guess was later confirmed by X-ray diffraction analysis. पहले उन्होंने क्या किया था? ये जो L and D glyceraldehyde का कॉन्फ़िगरेशन है उसको पहले उन्होंने गेस किया था, बाद में वो उनका गेस एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस से कंफर्म हुआ। सो फॉर ऑल कायरल कंपाउंड्स स्टीरियोआइसोमर्स हैविंग कॉन्फ़िगरेशन related to that of L-glyceraldehyde are designated L and stereoisomers related to D-glyceraldehyde are designated D. Means so वैसे अमाइनो एसिड जिनका कॉन्फ़िगरेशन एल ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करेगा उसको एल अमाइनो एसिड बोलेंगे, लेकिन वैसे अमाइनो एसिड जिन कॉन्फ़िगरेशन डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करेगा उसको डी अमाइनो एसिड बोलेंगे। सो द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल एलानिन आर मैच्ड with those of L-glyceraldehyde by aligning those that can be interconverted by simple one-step chemical reaction. One-step chemical reaction से उनको convert कर सकते हैं। Thus, the carboxyl group of L-alanine occupies the same position about the chiral carbon as does the aldehyde group of L-glyceraldehyde. Means अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्साइल ग्रुप है वो सेम पोजीशन पे रहेगा ग्लिसरल्डिहाइड के एल्डिहाइड ग्रुप पे। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड इज रिडली कन्वर्टेड टू कार्बोक्साइल ग्रुप वाया वन स्टेप ऑक्सीडेशन। हिस्टोरिकली सिमिलर एल एंड डी डेजिग्नेशन वेर यूज्ड फॉर लेवोरोटेटरी रोटेटिंग लाइट टू द लेफ्ट एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेटिंग लाइट टू द राइट। वैसा अमाइनो एसिड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट रोटेट करे उसको क्या बोलते हैं? लेवोरोटेटरी, एंड जो राइट रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। Similar L and D designation were used for levorotatory and dextrorotatory. Means जो levorotatory होगा उसको small l से designate करेंगे, जो dextrorotatory होगा उसको small d से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। बट कैपिटल D एंड कैपिटल A ये दोनों सेम नहीं है। मीन्स कैपिटल D इज नॉट स्मॉल d एंड कैपिटल L इज नॉट स्मॉल l, ये दोनों डिफरेंट है। कैपिटल DL अलग है, स्मॉल LD अलग है। However, not all amino acids are levorotatory and the convention shows that needed to avoid potential ambiguities about absolute configuration. Means जितने भी L अमाइनो एसिड्स होते हैं सारे के सारे लेवोरोटेटरी नहीं होते हैं। So by Fisher's convention, L and D refer only to the absolute configuration of 4 substituents around the chiral carbon, not the optical properties of the molecule. So जो कैपिटल L and कैपिटल D है वो सिर्फ absolute configuration को बताता है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन को नहीं बताता है। DL सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम है दैट इज RS सिस्टम विच इज यूज्ड इन द सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं एंड डिस्क्राइब मोर प्रीशियसली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ मोर देन वन कायरल सेंटर। मीन्स जब मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा तो उसके लिए RS सिस्टम को यूज करते हैं। बट अभी के लिए हमें ये चीजें नहीं पढ़नी है, अभी हमें सिर्फ कैपिटल L एंड कैपिटल D से ही काम चलाना है। ऑल अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन प्रोटीन्स आर L स्टीरियोआइसोमर्स। सो जितने भी प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं सब के सब L स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। अब इस चीज को समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। L स्टीरियोआइसोमर्स क्यों होता है? क्योंकि जो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करता है एंजाइम, वो एंजाइम क्या होता है? एसिमेट्रिक होता है। क्या होता है? एसिमेट्रिक होता है। और क्योंकि वो एसिमेट्रिक होता है
तो वो जो रिएक्शंस कैटालाइज करता है वो क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। दैट्स वाई अमाइनो एसिड्स आर एल स्टीरियोआइसोमर्स। वहीं पे मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो डी स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। ये आप सब लोग याद रखेंगे कि अमाइनो एसिड्स एल स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं और मोनोसैकेराइड्स डी स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं, जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं। सो नियरली ऑल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स विद ए chiral center occupied naturally in one स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म ईदर डी और एल। सो जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड में कायरल सेंटर होते हैं वो तो या तो डी होंगे या तो एल होंगे, सिर्फ एक ही स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म होंगे, क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं इंजाइम कैटालाइज होते हैं और इंजाइम स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। सो द अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एक्सक्लूसिवली एल स्टीरियोआइसोमर्स। डी अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैव बीन फाउंड ओनली इन फ्यू जनरली स्मॉल पेप्टाइड्स। डी अमाइनो एसिड्स भी किसी किसी पेप्टाइड में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली स्मॉल पेप्टाइड में होते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन में होता है या पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में होते हैं। It is remarkable that virtually all amino acid residue in proteins are L stereoisomers. जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में सबके सब L stereoisomers होते हैं। So when chiral compounds are formed by ordinary chemical reaction, the result is the racemic mixture of D and L isomers, which are difficult for chemists to distinguish and separate. जब हम chiral compound बनाते हैं ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से लैब में, तो वहां पे रेसमिक मिक्सचर बनता है D and L isomers का, जो कि सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट टू लिविंग सिस्टम DLN isomers are different as the right hand or left. The formation of stable repeating substructures in proteins generally requires that their constituent amino acids be one of the stereochemical series. लिविंग सिस्टम में सिर्फ एक ही सीरीज का होगा, चाहे वो L होगा या फिर D होगा। Cells are able to specifically synthesize L isomers of amino acid because the active site of enzymes are asymmetric, causing the reactions they catalyze are stereospecific. Enzymes के जो active site होते हैं वो क्या होते हैं, asymmetric होते हैं, जिसकी वजह से वो जो reaction catalyze करता है वो stereospecific होता है। Now classification of amino acids. अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई किया जाता है R ग्रुप के बेसिस पे, क्योंकि सारे अमाइनो एसिड्स में सिर्फ R ग्रुप ही डिफरेंट है, बाकी तीन सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। सो नॉलेज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉमन अमाइनो एसिड्स इज सेंट्रल टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री। The topic can be simplified by grouping the amino acids into 5 main classes based on the properties of their R groups. So जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनको 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। किस पे? ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ आर ग्रुप, इन पर्टिकुलर पोलरिटी। पोलरिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू इंटरैक्ट विथ वाटर एट बायोलॉजिकल pH, जो कि नियर 7 होता है। पोलरिटी ऑफ आर ग्रुप जो होता है वो वेरी करता है वाइडली फ्रॉम नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक टू हाईली पोलर एंड हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। द स्ट्रक्चर ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स आर शोन इन फिगर विथ देयर प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन टेबल 3.1। विद इन ईच क्लास देयर आर ग्रेडेशन ऑफ पोलरिटी, साइज, शेप ऑफ द आर ग्रुप। तो टोटल 5 ग्रुप होते हैं। पहला नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप, दूसरा एरोमेटिक आर ग्रुप, तीसरा जो होता है पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, चौथा जो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप जिसको बेसिक अमाइनो एसिड बोलते हैं, एंड पांचवा जो होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप होते हैं जिनको एसिडिक अमाइनो एसिड्स भी बोलते हैं। सो पहले हम आते हैं नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप पे। जो नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप है वो टोटल 7 है। ग्लाइसिन, अलानिन, प्रोलीन, वैलिन, ल्यूशीन, आइसोल्यूशीन एंड मिथियोनिन। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे गैप विल्म से। गैप विल्म टोटल 7 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर अलानिन, P फॉर प्रोलीन, V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूशीन, ल्यूशीन एंड मिथियोनिन। अब इन 7 में से अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इन 7 अमाइनो एसिड में से जो प्रोलीन का स्ट्रक्चर है वो यूनिक है। इनफैक्ट प्रोलीन का जो आर ग्रुप है वो साइक्लिक है। क्या है? वो साइक्लिक है। प्रोलीन में जो आर ग्रुप है वो क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो कि अदर अमाइनो एसिड से ये डिफरेंट है। क्या है? ये डिफरेंट है। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है उसमें अल्फा अमाइनो ग्रुप भी इन्वॉल्व है।
जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है उसमें अल्फा अमाइनो ग्रुप भी इन्वॉल्व है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। सो द आर ग्रुप इन दिस क्लास ऑफ अमाइनो एसिड्स आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। द साइड चेन एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन की बात करें तो दे टेंड टू क्लस्टर टुगेदर विद इन द प्रोटीन्स, और वो क्या करता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्टेबिलाईज करता है। मतलब अगर प्रोटीन में साइड चेन इनका होगा तो ये आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से क्या करेगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलाईज करेगा। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये याद रखेंगे। ऑल्दो इट इज फॉर्मरली नॉन पोलर, इट इज अ वेरी स्मॉल साइज, मेक्स नो रियल कंट्रीब्यूशन टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। नेक्स्ट मिथ्योनिन। मिथ्योनिन की अगर हम बात करें तो दो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक होता है मिथ्योनिन और दूसरा होता है सिस्टीन। सो मिथ्योनिन इज वन ऑफ द टू सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जिसमें जो नॉन पोलर थियोईथर ग्रुप होता है इसके साइड चेन में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथ्योनिन जिसमें थियोईथर ग्रुप है इनके साइड चेन में। प्रोलीन की अगर बात करें तो एलिफैटिक साइड चेन होता है जिसकी डिस्टिंक्टिव साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप इज इमिनो ग्रुप में प्रोलीन में होता है, and it is held in a rigid conformation that reduces the structural flexibility of polypeptide region containing proline. प्रोलीन की जो इंपॉर्टेंस है हम पढ़ेंगे इसको सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। सो प्रोलीन की खास बात क्या है, प्रोलीन की खास बात है कि इनका जो आर ग्रुप होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है विथ द अल्फा अमाइनो ग्रुप है, और ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स। नाउ कमिंग टू एरोमेटिक आर ग्रुप है। एरोमेटिक आर ग्रुप सिर्फ 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं, फिनाइल अलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन। फिनाइल अलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। फिनाइल अलानिन को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, टायरोसिन को Y से रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रिप्टोफान को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज 1 लेटर सिंबल। फिनाइल अलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान विद देयर एरोमेटिक साइड चेन आर रिलेटिवली नॉन पोलर, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, और सारे के सारे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जब वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन तीनों में से एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड ऐसा है जिसमें OH ग्रुप होता है, दैट इज टायरोसिन। OH की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। सो इट इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन सम एंजाइम्स। नाउ टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान की बात करें तो दे हैव सिग्निफिकेंटली मोर पोलर देन फिनाइल अलानिन, बिकॉज टायरोसिन में OH ग्रुप है और ट्रिप्टोफान में नाइट्रोजन का इंडोल रिंग है। टायरोसिन में OH ग्रुप है, ट्रिप्टोफान में नाइट्रोजन का क्या है, इंडोल ग्रुप का क्या है, नाइट्रोजन है, एंड फिनाइल अलानिन में ऐसा सच कोई ग्रुप नहीं है। इसलिए टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान ज्यादा पोलर होते हैं एज कंपेयर टू फिनाइल अलानिन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में क्योंकि कंजुगेशन होता है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, इनके जो साइड चेन है इनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, इसीलिए इनमें लाइट एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी होती है, और ये लाइट एब्जॉर्प्शन की जो कैपेबिलिटी होती है वो प्रोटीन के कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। सो सबसे ज्यादा जो लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी होती है एट 280 नैनोमीटर फॉर ट्रिप्टोफान के लिए होती है, देन टायरोसिन के लिए, एंड देन फिनाइल अलानिन के लिए होता है। क्या होता है, देन फिनाइल अलानिन के लिए होता है। देन पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप है, पोलर है बट अनचार्ज है। पोलर अनचार्ज के लिए 5 अमाइनो एसिड है, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पराजिन एंड ग्लूटामिन। ये 5 अमाइनो एसिड है जिसमें पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप होते हैं। सो आर ग्रुप ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स आर मोर soluble in water or more hydrophilic than those of the non-polar amino acids because they contain functional groups that form hydrogen bonds with water, because they contain फंक्शनल ग्रुप दैट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। इसलिए ये पोलर होता है क्योंकि इसमें OH है, इसके साइड ग्रुप में OH है, यहाँ पे SH है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी NH2 और CONH2 है, दोनों में CONH2 है। सो दिस क्लास ऑफ अमाइनो एसिड्स इंक्लूड सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पराजिन एंड ग्लूटामिन। पोलरिटी ऑफ सेरीन, थ्रियोनिन इज कंट्रीब्यूटेड बाय देयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप and that of cysteine it's by sulfhydryl group and that of asparagine and glutamine by amide group. So polar uncharged
अमाइनो एसिड्स में 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि सेरीन एंड थ्रियोनिन में है, सल्फाइड्राइल ग्रुप जो सिस्टीन में है, एंड अमाइड ग्रुप जो एस्परजीन एंड ग्लूटामिन में है। एस्परजीन एंड ग्लूटामिन आर द अमाइड्स ऑफ 2 other amino acids also found in protein, aspartate and glutamate respectively, to which asparagine and glutamine are easily hydrolyzed by acid or base. नाउ सिस्टीन की बात करें, इट इज अनदर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। सिस्टीन की अगर हम बात करें तो जो इसका सल्फाइड्राइल ग्रुप होता है ये डाइमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के। सो सिस्टीन इज मोनोमेरिक एंड सिस्टीन इज डाइमेरिक। जब ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है तब हम सिस्टीन को CYSTEINE लिखते हैं, लेकिन जब ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है तो E हट जाता है और सिर्फ INE रहता है। The disulfide linked residue are strongly hydrophobic. Disulfide bonds play a special role in the structure of many proteins by forming covalent links between parts of protein molecule or between two different polypeptide chain. Now positively charged amino acid जिसको basic amino acid बोलते हैं, 3 होता है, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन। लाइसिन, हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन ये 3 अमाइनो एसिड हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हैं और इनको बेसिक अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। सो मोस्ट हाइड्रोफिलिक R group are those that are either positively or negatively charged. Amino acids in which R group have a significant positive charge at pH 7 are lysine, which has a second primary amino group at position of its एलिफैटिक चेन। सो लाइसिन की खास बात करें तो एप्सिलम पोजीशन पे एक दूसरा प्राइमरी अमाइनो ग्रुप होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइसिन का और ये बहुत सारे इंजाइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं पे अर्जिनिन की अगर हम बात करें तो अर्जिनिन में पॉजिटिवली चार्ज्ड गुआनिडीनो ग्रुप होता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड गुआनोडीनो ग्रुप होते हैं। अर्जिनिन में क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड गुआनोडीनो ग्रुप होते हैं जो कि अर्जिनिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पॉजिटिवली चार्ज्ड गुआनोडीनो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ अर्जिनिन में होता है, किसी और अमाइनो एसिड में नहीं होता है। नाउ हिस्टिडीन की खास बात क्या है? हिस्टिडीन में इमिडाजोल ग्रुप होता है। हिस्टिडीन में क्या होता है? इमिडाजोल ग्रुप होता है जो कि आयोनाइजेबल साइड चेन है और इनकी जो pKa वैल्यू होती है वो नियर न्यूट्रलिटी होती है और बहुत सारे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में हिस्टिडीन फैसिलिटेट करता है प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर। Now negatively charged amino acid. Negatively charged amino acid is basically acidic R group या acidic amino acids और 2 होते हैं aspartate and glutamate. aspartate एस्पराजीन से बनता है, glutamate ग्लूटामिन से बनता है। So इन दोनों में एक सेकेंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है other than alpha carboxylic group. So this is the acidic amino acid that is aspartate and glutamate. नाउ कुछ अनकॉमन अमाइनो एसिड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। कॉमन अमाइनो एसिड्स 20 हैं। कॉमन अमाइनो एसिड्स के अलावा कुछ अनकॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो इन एडिशन टू 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स में कंटेन रेजिड्यू क्रिएटेड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ कॉमन रेजिड्यू ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड। जो ऑलरेडी अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में, उनके मॉडिफिकेशन से बनते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करना है। पहला 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड 5-हाइड्रोक्सिलाइसिन। 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोलीन का डेरिवेटिव है। 5-हाइड्रोक्सिलाइसिन नाम से ही समझ में आ रहा है कि लाइसिन का डेरिवेटिव है। एंड 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन की बात करें तो ये प्लांट सेल वॉल में होते हैं और दोनों के दोनों कोलेजन में होते हैं। 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन सेल वॉल में होता है, लेकिन 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड 5-हाइड्रोक्सिलाइसिन ये दोनों के दोनों कोलेजन में होते हैं जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट इज द 6N-मिथाइल जो कि मायोसिन कंस्टिट्यूएंट है। मायोसिन क्या है? मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। नेक्स्ट गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन में पाया जाता है। सर्टेन अदर प्रोटीन जो कि कैल्शियम को बाइंड करता है एज ए पार्ट ऑफ देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट डेस्मोसिन, डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन रेजिड्यू व्हिच इज फाउंड इन फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिन। सिलेनोसिस्टीन एक स्पेशल केस है। इट इज अ रेयर अमाइनो एसिड रेजिड्यू is introduced during protein synthesis rather than created through the post synthetic modification. सिलेनोसिस्टीन प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये बाद में क्रिएट नहीं किया जाता है, बाद में मॉडिफाई नहीं किया जाता है।
इसमें क्या होता है, सिलेनियम होता है rather than sulfur of cysteine, actually derived from serine। नाम से समझ में आ रहा है कि सिस्टीन से डिराइव होता है, बट सिस्टीन से नहीं बल्कि सेरीन से डिराइव होता है। सिलिनोसिस्टीन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ जस्ट फ्यू नोन प्रोटीन। इनके अलावा some 300 additional amino acids have been found in cells. They have variety of function but not constituent of protein। कुछ वैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि सेल में होते हैं बट वो प्रोटीन का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन सेल में इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। दैट इज ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन की अगर हम बात करें तो दे आर इंटरमीडिएट्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ अर्जिनिन एंड यूरिया साइकिल, एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट शो दैट इज 4-hydroxyproline, 5-hydroxylysine, 6-methylysine, gamma carboxyglutamate, desmosine, selenocysteine, ornithine and citrulline। So this is all about structure of amino acids, and in our next lecture we will discuss about characteristic titration curve of amino acid। So stay tuned for this lecture। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, अगर आपके डॉट्स क्लियर हुए हैं तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और आपके मन में जो भी डॉट है वो सारे के सारे आप कमेंट में डालिए। मैं सारे कमेंट्स को केयरफुली पढ़ूंगी और आपके सारे कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।